अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चौथे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि एमसीक्यूज़ के करेक्ट जो आंसर है उनका सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे उनका हमने सॉल्यूशन किया था। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के टॉपिक को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, चैनल विजिट करके जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, आप जाके देख सकते हैं। जो भी आपको चैप्टर देखना है प्लेलिस्ट का नाम से मौजूद है, चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, जाके देख सकते हैं। चलते हैं आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी कि सेक्शन ए। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा है अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है वो आपसे कह रहे हैं पेयर हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, जो कि क्या हो रहे हैं डिफरेंट लाइन पर क्या हो रही है फोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा कहाँ होता है कपल के अंदर होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर बात नहीं होती, टॉर्क के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, अनस्टेबल के अंदर कोई बात नहीं होती, सिर्फ कपल के अंदर ही बात होती है कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और दोनों ही अलग अलग लाइन पर एक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास कहलाता है कपल। तो ये हमारे पास कपल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 1 का वो सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। लिखा है हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड फोर्सेस डैश फोर्सेस, यानी कि हेड टू टेल रूल को कितने वेक्टर की फोर्सेस को ऐड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा पढ़ लिया हेड टू टेल रूल क्या होता है, इसको कितनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो सिर्फ ये 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि जितने भी आपके पास वेक्टर होंगे उसको ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे मैक्सिमम आप 3 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा भी हों, कितने भी हों, तो आप वो हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दूसरे का डी होगा। इसके ऊपर जो पूरा टॉपिक की वीडियो वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके स्टूडेंट देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी। कपल वाला टॉपिक भी आपको उधर मिल जाएगा। थंबनेल में आप गौर से पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि थंबनेल सारे सेम है, बस उनके टाइटल चेंज है, तो आपने टाइटल को गौर से पढ़ना है, आपके समझ में आ जाएगा। वैसे भी इतने हार्ड नहीं है थंबनेल, समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। लिखा है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, एक फोर्स है 15 न्यूटन की, मेक एन एंगल ऑफ 60 विद हॉरिजेंटल, यानी कि वो ग्राउंड से हॉरिजेंटली 60 का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपने बताना है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, 30 न्यूटन होगा। ये पूरी हमने वीडियो इसके बारे में हमने पूरा टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, इसके न्यूमेरिकल किए हुए हैं, आप इसको खुद करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने बता दिया है, 30 न्यूटन आएगा। अगर पेपर में आपके पास आ जाता है तो आपने पूरा इसका सॉल्यूशन करना है, फिर इसका करेक्ट आंसर लगाना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कि सी इसका क्या है, तीसरे का करेक्ट आंसर है 30 न्यूटन, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं इस पूरे टॉपिक को और इसके न्यूमेरिकल करके आ चुके हैं, तो इस वजह से हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी है 30 न्यूटन। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 4। लिखा है बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसा यूनिफॉर्म स्पीड होगी, उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, या बोथ ए एंड बी होगा, या फिर जीरो एक्सेलरेशन होगी। अब सपोज करें कोई भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर, ना ही उसके अंदर से कोई स्पीड रिलीज होगी, ना ही वो एक्सेलरेट करेगी, तो ये दोनों चीज़ उसके अंदर से नहीं होगी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर जो कोई भी बॉडी होगी उसके अंदर ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी, यानी कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, कोई एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। लिखा है अ बॉडी इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी आपके पास वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है आफ्टर स्लाइड टिल इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर उसको क्या किया स्लाइड करने के बाद, उसको धक्का देने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा झुकाव पैदा हो गया, यानी कि तो अब बताना है आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका
कहाँ पर होगा। तो जब वो झुकाव पैदा होगी वो थोड़ा नीचे होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ हो जाएगा, लोवेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास क्या है, इज एट लोवेस्ट पोजीशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है अ बॉडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई भी एक बॉडी है आपके पास वो अनस्टेबल। अच्छा, ये बिल्कुल पांचवे की तरह है, तीनों स्टेट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के अंदर। फर्स्ट स्टेट हमने डिस्कस कर ली स्टेबल वाली, अब कर रहे हैं अनस्टेबल। अब कोई भी बॉडी अगर अनस्टेबल के अंदर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल है वो। अब अनस्टेबल है तो क्या होगा, वो बॉटम पे ही क्या होगी, स्टेबल होती है, तो इसके वजह से हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका बॉटम पे आ जाएगा। तो 6 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डी, इसका करेक्ट आंसर है इज पोजीशन एट इट्स बॉटम। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 7। लिखा है अ बॉडी इज एन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, रिमेन एट सेम हाइट, जैसी उसकी हाइट होगी उसी के मुताबिक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय, यानी कि जो बंसन बर्नर है हमारे पास वो कैसे स्टेबल होता है, क्या उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, जब उसकी मास बढ़ाएं तो वो स्टेबल होगा, या फिर उसका बेस एरिया कम कर दें तो स्टेबल होगा, या उसका बेस एरिया बढ़ा दे तो हमारे पास वो स्टेबल होगा। तो जो हमारे पास बंसन बर्नर आपने देखा होगा कि बंसन बर्नर ऊपर से क्या होता है, स्फीयर होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है उसका जो बॉटम होता है वो कैसा होता है, वो स्फीयर से भी क्या आउट ऑफ फील्ड जा रहा होता है, उसकी वो फैला हुआ होता है, यानी कि जो उसका बॉटम है वो काफ़ी स्प्रेड होता है, इस वजह से क्या होता है, वो स्टेबल होता है। तो अगर उसको स्टेबल करना है तो हमने क्या करना है, उसका बेस एरिया बढ़ा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8वें का इंक्रीज इट्स बेस एरिया। तो ये 8वें का यानी कि एमसीक्यूज नंबर 8 का करेक्ट आंसर है। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। लिखा है अ टाइट रॉप वॉल्कर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू, यानी कि जो टाइट रॉपर वॉल्कर होते हैं वो अपने पास लॉन्ग पोल क्यों रखते हैं। अब यानी कि जो आपने देखा होगा सर्कस के अंदर, बल्कि हमने पीछे स्टडी भी किया है, ये हमारे पास जो रॉप वॉल्कर होते हैं यानी कि रस्सी पर जो चलते हैं उनके हाथ में एक पोल होता है, छोटा सा तो नहीं खैर कहेंगे, लेकिन एक उनके हाथ में डंडा सा होता है। वो क्यों यूज़ करते हैं, वो इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा लो रहे, वो नीचे रहेगा तो वो स्टेबल रहेंगे, और अगर वो बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय, यानी कि रेसिंग कार की अगर आपको स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर उसकी आपको अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका करेक्ट आंसर। ये जो आपको जितने भी ब्लू शेडेड एरिया दिख रहे हैं ना हर एमसीक्यूज में, ये मैंने वैसे तो बता दिए हर एमसीक्यूज, तो ये इसका मतलब है ये इसके करेक्ट आंसर हैं, ये जितने भी हैं सारे इसके करेक्ट आंसर हैं ये। तो ये हमारे पास डी का जो है करेक्ट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट आंसर क्या है, डी है, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 10 का जो है करेक्ट आंसर था, जो कि हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज था। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर लें लाइक, और हमारे पिछली वीडियो अगर आपने देखनी है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 4 कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास चैप्टर, ये लास्ट वीडियो थी। अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।